दिन आदिवासी दाम लगाने लगेगा उस दिन सत्ता उसके पॉकेट में होंगी। नेता जिसे चाहेगा वैसा होगा। जोहार सबको, ट्राइबल कनेक्शन पर आपका स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हैं आदिवासी महासभा से विजय कुजूर दादा। आज हम आदिवासी मुद्दों पर कुछ चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम आदिवासियों के जो आज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के उनके विचार क्या हैं उस संबंध में चर्चा करेंगे। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है, 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है उसमें हम लोग आदिवासियों के लिए किस तरह के प्रावधान को लेकर के क्या हमारे ऐसे अधिकार है जिससे हम आदिवासियों को यूनाइट कर सकें, एकता में ला सकें। 5वीं सूची बहुत ही आपका हार्ड सब्जेक्ट है। 10 साल पहले तक 5वीं सूची सब लोगों के लिए अनजान सब था, लोग अनजान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि 5वीं सूची लेकर पूरे देश पर इतनी प्रखरता के साथ हम अपनी बातों को रखेंगे अलग अलग प्रदेशों पर। आज जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिस प्रकार पिछले 10-12 सालों पर बदलाव हमने देखी है और 5वीं सूची लेकर जो है पूरा देश जो है आंदोलनरत है, तो मुझे उम्मीद है कि जब 5वीं सूची लोग समझने लगे हैं तो इसके प्रावधान भी लागू होंगे, क्योंकि लगातार लोग 5वीं सूची मुद्दे पर अपनी बातों को आपका प्रखरता से उठा रहे हैं। तो अभी नहीं लगता कि जो शासन प्रशासन है इस 5वीं सूची विषय से लोग बच सकते हैं। तो जिसे अभी अलग अलग प्रदेश जहाँ पर जो है 5वीं सूची के बारे में लोग जानते नहीं थे, आज 5वीं सूची जो है हमारे आदिवासी समाज के लिए तथा सरकार के लिए एक पहली बना हुआ है। 5वीं सूची में बहुत सारे आपका प्रावधान है, अधिकार है। पेशा भी आपका आपका 5वीं सूची के अंतर्गत ही आपका बनाई गई, लेकिन आज तक पेशा को लेकर किसी भी राज्य ने आपका न्यूनली नहीं बनाई है। ये दुर्भाग्य की बात है। 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नियमावली बननी चाहिए। तो 5वीं अनुसूची लेकर कोई सरकार ने किसी भी राज्य में नियमावली नहीं बनाए हैं। दुर्भाग्य की बात है, उठाया जाना चाहिए, लगातार उठाया जाने मांग की जानी चाहिए कि 5वीं अनुसूची क्यों उठाया जाए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, उसमें 11 अनुसूची लागू है। सिर्फ 5वीं अनुसूची का लागू ना होना एक का अपने आप में दिखाता है कि आज़ादी जो मिली हमें आपका 1947 में, एक्चुअल में आज़ादी तो हमारी आज़ादी नहीं है। आपका हमको लगता है कि आदिवासियों को जो है 5वीं सूची ना देकर जो है 1947 में आदिवासियों को गुलाम बना दिया गया। तो हमको लगता है फिर से एक अनुदान की जरूरत है और हमको आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो तभी संभव है जब 5वीं सूची पूरे से लागू हो। सर, ये अभी देश के आदिवासियों को एक मंच पे कैसे लाया जाए उसके बारे में थोड़ा सा आप संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के आदिवासियों को? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और बरसों से सवाल लोगों के दिमाग में घूमता रहा है। नेताओं का कहना है कि आदिवासी हर 500 मीटर में बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी संस्कृति बदल जाती है, उसके आपका धर्म बदल जाते हैं, उसकी मान्यता बदल जाती है, रूढ़ी प्रथा उसकी अलग है। तो उसको एक करना बहुत ही असंभव बात कहते रहे हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में हमने मिलकर दिखाया है कि इसको एक साथ किया जा सकता है। कभी भील और गोंड में बहुत ज़्यादा अच्छा समन्वय नहीं था, आज दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी अच्छी दिखाई देती है। संथाल उराव में दिखता नहीं था, वो अच्छा दिखाई देता है। मुंडा हो और आपका जो उराव पे फ्रीक्वेंसी नहीं था, वो अच्छी दिखाई दे रही है। और छोटे छोटे जनजातीय समूह हैं, उनको भी हम लेकर चल रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब हम वैचारिक बदलाव लाएं। हम विकास के नाम में कहीं कुआं बना दिए या कहीं तालाब बना दिए, कहीं रोड बना दिए, उसे ना ही आदिवासी विकास करेगा, ना ही उसे एक होगा। अगर एक होगा तो वैचारिक बदलाव से, जिसे जोहार सब लोगों को एक पूरे देश को जोड़ने का काम किया, ऐसे वैचारिक शब्द चाहिए, वैचारिक चीज़ों से होगा। और आपका ये आपका एक होने के लिए जो है हमको आपका जो है एक दूसरे को जो है कल्चर कस्टम मान्यताओं को बेहतर समझने की आवश्यकता है। एक दूसरे से अपने जितना मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आदिवासी जितना भाग लेंगे, दूरी बनाने के बजाय जितना भाग लेंगे एक साथ आकर, उतना हम जो है एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे और जो है पूरे देश में एकता कायम होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपका मिलकर जो पूरा देश में 15 साल में किया है, जिसे 500 से 1000 साल लगते हैं, 15 साल में दिखाया है, तो मुझे उम्मीद है
हमारे जितने भी आपका देश के आदिवासी है, युवा वर्ग है, कि ये असंभव काम को भी हम लोग संभव कर रहे हैं। पुलिस साहब का कहना है कि 15 साल पहले आदिवासी बटे हुए थे, आपसी मेल मिलाप नहीं हो रहा था, तो आज देश का कहीं न कहीं नक्शा बदला है, परिवर्तन आया है और आदिवासी एक मंच पे आके अपना समन्वय बिठा रहे हैं। सर, हमारा लास्ट सवाल ये है कि अभी देश में जो ज़मीन है, जंगल है और सारा जो खनिज संपदा है वो आदिवासी इलाके में है। आदिवासी आज की तारीख में अरबोपति करोड़पति यानी देश का मालिक है, ओनर है, लेकिन उसका जो उपज होता है, चाहे जंगल का, चाहे जमीन का, चाहे आपका जल का हो और चाहे खनिज का हो और चाहे खेती से आ रहा हो, चाहे जो भी जिस प्रकार का जो उत्पन्न हो रहा है इकोनॉमिक्स, उसको कैसे सही तरीके से आप लोग कर पाए, इसके लिए आप किस प्रकार का प्लान कर रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये सबसे बड़ा आपका हमारा जो सवाल है और इसका आंसर हमको जानना चाहिए, क्योंकि जमीन हमारे पास है, जमीन में जल जंगल जमीन के संसाधन हमारे पास में, कानून और संविधान हमारे पक्ष में, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमारे पक्ष में होने के बावजूद आज हम अपना ही संसाधन अपनी ही जमीन में व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और इसके लिए ना ही कोई स्कूल कॉलेज में जो है वाणिज्य बोल के पे शिक्षा का व्यवस्था की गई है। तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है और बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो इसको लेकर जो है आपका हम लोगों ने सोचा कि पिछले 15 साल से जितनी सावधानी जागरूकता हुई है, फिर भी आपका हमारे चीज़ लागू नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे देशों का स्टडी किया जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुए, भारत देश का और बाकी देशों का भी हमने समीक्षा किया है और पाया कि जिस देश में पूंजीवाद जिसकी जो होता है या आर्थिक सत्ता जिसकी होती है, जो आर्थिक रूप से काबिज होते हैं, नीति भी उनके हिसाब से बनती है और जो है वही आपका राज करते हैं। क्योंकि हम मेहनतकश लोग हैं, हम कृषि करते हैं, वनोपज करते हैं, हमको लगता है वनोपज हमें आसानी से प्रकृति से मिल रहा है, हम उसको वैल्यू उसका दाम नहीं जानते। और ये चीज़ का दाम कोई और लगाता है। और हमने देखा है पिछले रिसर्च से कि जो लोग दाम लगाते हैं अपने वस्तुओं का, वही देश उस देश में राज करता है, वही शासन प्रशासन चलाता है। तो सवाल आता है कि सारे चीज़ें आदिवासी करते हैं, किसान करते हैं, लेकिन वो दाम तय नहीं करता। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में वो दाम तय करें और वो तभी संभव है जब इस व्यवसाय व्यापार को समझेगा। व्यवसाय व्यापार करते हैं आदिवासी, लेकिन वो उसको व्यवसाय के रूप में नहीं ले रहे। इसलिए हम लोगों ने आपका सोचा कि संवैधानिक जागरूकता, सामाजिक आंदोलन के साथ साथ एक आर्थिक आपका आंदोलन भी आपका जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने जो है आपका गंड व्यवस्था का आर्थिक मेगा प्लान पूरे देश पर लेकर आया है, ताकि जितने जल जगह जमीन और संसाधन है, हम 15 करोड़ लोग मिलकर जिन ठान लेंगे कि ये संपदा का हम व्यापार करेंगे तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और ये संभव है। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी आपका जो है 3 बड़ी आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है बनाया है। और इसके लिए आपका समाज के लिए जो है जिस प्रकार जैन का, मरवाड़ी का, आपका पंजाबी, हर समुदाय का एक राष्ट्रीय कोष होता है, संपदा उनकी होती है जिसे समाज के लोग चलते हैं। लेकिन हमारे पास गांव स्तर पे अभी भी कहीं कहीं है और पहले तो थी जो सामूहिक गांव के लोग मिले करते थे, वो समाप्त हो गया। हम चाहते हैं कि आदिवासियों के भी राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कोष बने, एक कोष नीति बने, एक अर्थ नीति बने और जो हम 15 करोड़ लोग हैं उनका एक राष्ट्रीय संपदा खड़ा हो सकता है। तो उसके माध्यम से हम जो चाह रहे हैं कि हम उनको लोन छोटे छोटे दें ताकि अपने ज़मीन में वो छोटे छोटे व्यवसाय खड़ा कर सकें। जैसे आपका लाह वो कहीं और जाता है, ज्वेलरी कहीं और बनता है, लेबर सब हमारे हैं। तो अपना ज़मीन में लाह कहीं ना ज्वेलरी क्यों नहीं बनाता है? जो लाह को 500 रुपये किलो बेच रहा है वो 15,000 में बेच सकता है। तो यूनिट वहीं बनना चाहिए। मड़ुआ के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूनिट वहीं बनना चाहिए। आपका इमली के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसकी यूनिट वहीं लगनी चाहिए। आज हम 20-22 रुपये में इमली 1 किलो बेच देते हैं। तो अमेजन का देखिएगा, वहाँ से बीज निकाल के 500 रुपये किलो बेच रहा है। इमली तो ऐसे आपका 350 से 550, 600 वाला अलग क्षेत्र में बेचते हैं। तो जितने आइटम है, हजारों आइटम हमारे वनोपज हैं, कृषि उपज हैं, उसको हम व्यवसायीकरण कर लें, अपने ज़मीन में यूनिट लगा लें, तो हम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे। जब सशक्त होंगे तो हम जो है बड़ा सोच सकते हैं। माइनिंग के क्षेत्र में हम आ सकते हैं, समता में, ठीक है, हम माइनिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं, प्रोडक्शन के क्षेत्र में आ सकते हैं, क्योंकि जमीन हमारे पास। बड़े मल्टीनेशनल को जमीन उनको आपका अधिग्रहण करना पड़ता है। जैसे अभी
फरसा कोल माइंस हसदेव अरण्या क्षेत्र में जो है अडानी की जमीन चाहिए तो पूरा बहुत मकसद करना पड़ा, तभी जमीन नहीं मिल रहा। आदिवासी के पास जमीन है, तुरंत वो व्यवसाय खड़ा कर सकता है। तो अब समय आ गया कि जितने वनोपज है, कृषि उपज है, उसको हम व्यापारीकरण करें। उसके लिए हम लोगों ने अर्थनीति बनाई है, उसके साथ 22 तरह के जो है लिखित अर्थनीति बनाई है, उसके लिए संविधान बनाई है, और समाज के लोग जो है इससे बढ़ रहे हैं। 3 बड़ी कंपनी बनी है, यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन जो चैरिटेबल कंपनी है, आपका यूनाइटेड कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सारे का शेयर इशू हो गया है। बहुत जल्दी हम बैंक ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले हैं, और इनके माध्यम से हम हर एक प्रखंड में एक ट्राइबल रिसोर्स सेंटर होगा। भारत में 6000 आपका प्रखंड है, तो कम से कम 6000 तो ट्राइबल रिसर्च सेंटर होंगे। उसकी साइज 10 एकड़ से 100 एकड़ जमीन होगी हर प्रखंड में, और वही प्रखंड के माध्यम से उस प्रखंड के सारे व्यवसाय को जो है केंद्रित करेंगे, संचालन करेंगे, लोगों को एम्पावर्ड करेंगे। जिसको लोन चाहिए उसको लोन की व्यवस्था कराएंगे, जिसको लोन नहीं मिलता लोन देंगे ताकि वो अपनी जमीन में व्यवसाय कर सके। जो बाजार नहीं कर सकता उसकी प्रोडक्ट को हम जो प्रोसेस करके ब्रांडिंग करेंगे, हम उसको मार्केटिंग उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये करने से हम व्यवसाय की ओर जा सकते हैं। जब पैसा होगा, लोग व्यवसाय समझने लगेंगे, तो बहुत जल्दी हम माइनिंग और बाकी आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही जाएंगे। टूरिज्म सेक्टर तो है ही है, सर्विस सेक्टर है, शिक्षा के क्षेत्र में भी जाएंगे हम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएंगे। चाहते कि हर प्रखंड में एक हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इसको लेकर हम लोगों ने बरार नीति बनाई। बहुत सारे बरार नीति है, 4 प्रकार की बरार नीति है। उसमें एक सबसे उत्तरदायित्व बरार नीति है, जिसमें एक बरार नीति है बहुत महत्व है, जिसमें 1 रुपये एक दिन में देना है। बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हम 5 करोड़ भी लोग जुड़ जाते हैं तो रोज 5 करोड़ जमा होता है, तो रोज अब जीवन में एक स्कूल बना सकते हैं। हर हम जो है आपका 10 दिन में 50 करोड़ का एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, रोज हर 10 दिन में हर रोज एक स्कूल बना सकते हैं। समझ लीजिए एक साथ में हम कितना चीजें बना सकते हैं। सारे एजुकेशन को फ्री कर सकते हैं, सारे शिक्षा को फ्री कर सकते हैं, स्वास्थ्य को फ्री कर सकते हैं। तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बहुत जल्दी जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर जो है देश के जो समाज के लोग हैं इस पर जुड़े, और जो डिटेल जानकारी आपका चाहिए हम लोग उसको देने को तैयार हैं। और इसके माध्यम से बहुत सारे प्रशिक्षण हम प्रदेश में चला रहे हैं, ताकि हमारे लोग जो है आपका अपने जमीन पर जो है व्यवसाय कर सके और अपना प्रोडक्ट वनोपज है उसका दाम लगाएं। जिस दिन आदिवासी दाम लगाने लगेगा उस दिन सत्ता उसके पॉकेट में होंगी। नेता जैसा चाहेगा वैसा होगा, नीति जैसा चाहेगा वैसा बनेगा। उस दिन 5वीं अनुसूची और सारे कानून हमने जो तैयारी किया है सब के सब लागू होंगे, और जिस दिन लागू होगा आदिवासी देश के दुनिया का सबसे समृद्ध और जो है आपका जो है अमीर आदमी होगा। मैं ऐसा चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े थे विजय कुजूर आदिवासी महासभा से, जिनके ऊपर 2 साल पहले कुछ फर्जी मुकदमे भी चलाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और उनका साफ कहना है कि आदिवासी अपने दिमाग से, अपने दिल से जो डर बैठा है वो बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा एक सवाल और कहना चाह रहे हैं, इसी बीच में एक सवाल और आ गया। अभी देश भर में एक माहौल अलग सा पनप रहा है। जनजाति सुरक्षा मंच करके एक संगठन बना है जो कहीं न कहीं किसी पार्टी से रिलेटिव है या किसी बड़े संगठन से संबंधित रखता है। वो जो अभी डीलिस्टिंग का मामला चला रहा है, तो डीलिस्टिंग के बारे में थोड़ा सा देश के ट्राइबलों को बताइएगा, उसमें किस प्रकार का क्या षड्यंत्र चल रहा है तो उसमें समझ पाए। हाँ, पहली बात तो डीलिस्टिंग शब्द अंग्रेजी में जो समझते नहीं, डीलिस्टिंग में संक्षिप्त में बता दूं कि आपके संविधान में 342 अनुच्छेद है, उसमें आपके आरक्षण के प्रावधान है। तो वो उनका कहना है जनजातीय सुरक्षा मंच का कि उनको आरक्षण हटाओ, लेकिन ये आरक्षण तक सीमित नहीं है, लोग विभ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। डीलिस्टिंग का मतलब आप आदिवासी अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब जिस दिन आपका अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया जाएंगे उस दिन आप जनरल हो जाएंगे, ना एससी रहेंगे, ना ओबीसी रहेंगे, ना एसटी रहेगा, सीधा आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। मतलब आपकी जमीन को कोई भी खरीद सकता है। जब आपकी जमीन को जब खरीद सकता है तो आपके क्षेत्र में आंधी की तरह लोग आके आपकी जमीन खरीद के बस जाएंगे, तब आप वहाँ की आपकी पहचान भूल जाएंगे, आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं, एक बहुत बड़ा साजिश है जिसको समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो देखिएगा कि आपकी संख्या घटेगी, आप जो है आपका 5वीं सूची खतरे में आ जाएगा, 6वीं सूची खतरे में आ जाएगा, सामान्य वर्ग का हो जाएंगे तो आपका जो एसटीसी एटोसी एक्ट लगता है वो नहीं लगेगा, आरक्षण तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उसके साथ जल जगह जमीन से संबंधित और भी अधिकार हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो डीलिस्टिंग एक उनका एक साजिश है। डीलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासी को अस्तित्व पहचान को समाप्त करने की एक साजिश है। उसके माध्यम से
जो इनका प्रोपेगेंडा है और इनका जो एजेंडा है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में उसको लागू कराना है। पहले जम्मू कश्मीर को बोल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जम्मू कश्मीर, लेकिन वह जम्मू कश्मीर संबंधित नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जो है सब सामान्य आपका कानून हो जाएंगे, शादी ब्याह के सारे सामान्य कानून के, परंपरा के सारे सामान्य कानून हो जाएंगे, 5वीं साल सामान्य हो जाएगा, आरक्षण सामान्य हो जाएगा, तब जो है आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी। तो कहीं न कहीं देश में जो लोग बाहर से आए हैं, इस देश के आपका मूलवासी नहीं है, आदिवासी इस मूल बीज है, उसको समाप्त करना है। तो वे लोग जो है इस प्रकार जम्मू कश्मीर में 317 हटाया, उसी प्रकार आपके क्षेत्र में 244 1 2 हटाने की एक साजिश है आपका डिलिस्टिंग और यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको बहुत गहराई से लोग ले, हल्के में ना ले, सिर्फ आरक्षण तक सीमित ना रखे कि आपका डिलिस्टिंग मतलब आप अनुसूचित जनजाति के लिस्ट हटाए जा रहे, अब सामान्य होंगे, सामान्य होंगे तो आप परिकल्पना कर लीजिए कि आप में कौन कौन से विपदा आपदा आने वाली है। इसलिए जितने बुद्धिजीवी हैं और जो लोग अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच से जुड़े हुए हैं, जो आदिवासी जो है उनके बहकावे में, उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि आप गहराई से स्टडी कीजिए। ना आपको कुछ हासिल होने वाला है, ना बाकी आदिवासियों को कुछ हासिल होने वाला है। जो लोग आपका इसका विरोध कर, जो डिलिस्टिंग मांग करे उसको फायदा नहीं, वो भी अल्टीमेट आपका डिलिस्टिंग होंगे, क्योंकि आज ईसाई को हटाने की बात है, कल हिंदू को भी हटाने की बात किया जाएगा, तो आपकी संख्या बचेगी नहीं, आप बहुत विपदा में आ सकते हैं। इसीलिए आपको आने वाले खतरा को देखते हुए डिलिस्टिंग का सभी लोगों का विरोध करना चाहिए, और हमको जो है सांस्कृतिक रूप से कैसे एक हो सकते हैं उससे पहल करके आगे जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।